नमस्कार दोस्तों। 8 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन और एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस बार कई सारे बच्चे इसमें उत्तीर्ण होंगे हमारे पढ़ाए हुए। इसी गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो प्रश्न आए हैं, उन्हें डिस्कस किया है मैंने कई बच्चों से। तो हाँ, यहाँ से प्रश्न आए हैं। तो जो लोग चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। आपका पक्का सिलेक्शन इस साल होगा। तो आइए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कौन सा संगठन राष्ट्रीय कृषि कोड एनएससी विकसित कर रहा है? अभी हाल ही में पता है, ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड विकसित कर रहा है। वो है ए एफएसएसएआई, बी बीआईएस, या सी सेबी, या डी आरबीआई। देखिए, नेशनल जब एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो इसमें से देखिए आरबीआई और सेबी यहां निकल ही गए। तो ब्यूरो ऑफ या तो इंडियन स्टैंडर्ड्स है या एफएसएसआई। तो दो ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, तो इसका सही उत्तर है बी। ध्यान रखिएगा, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अभी हाल ही में इसको डेवलप कर रहा है। तो भारतीय मानक ब्यूरो जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि संहिता एनएसी नामक निर्देशांक का एक नया सेट विकसित कर रहा है। एनएससी नियम और निर्देशक बनाने के लिए एक योजना है जो देश भर में विभिन्न कृषि प्रथाओं को कवर करेगी। इन निर्देशांकों का उद्देश्य खेती के तरीकों में मानकीकृत करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कुशल, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले हैं। मतलब आप देखिए, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना हमारी, प्रोडक्टिविटी मतलब कि आप ये ऐसे समझिए इसको, ऐसे समझिए जैसे कि आप देखिए ये खेत का साइज है। धीरे धीरे क्या होता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन खेतों का साइज आप देखेंगे छोटा होता जा रहा है। पहले इसी खेत में क्या होता था कि सपोज करो ये 1 एकड़ है, 1 एकड़ में ना 1 कुंटल अनाज होता था, ठीक है, 1 क्विंटल। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे इसकी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं बहुत सारे काम कर रही है ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए नहीं बढ़ाएंगे तो जो हमारी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है ना, उससे कहीं ना कहीं ये मीट नहीं हो पाएगा। जब मीट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या, स्केर्सिटी के बाद क्या होगा, स्केर्सिटी के बाद क्या होगा कि जब शॉर्ट डिमांड हो जाएगी ना कहीं क्राइम को जन्म देता है। ये ध्यान रखिएगा। तो खाना, जिसे कहते हैं ना, खाना पूर्ति बहुत जरूरी है किसी देश में गरीबी दूर करने के लिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये मूलभूत चीजें हैं किसी भी देश के आगे बढ़ाने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा बंदर पॉक्स का पता लगाने के लिए किस परीक्षण की मंजूरी दी गई है? देखिए, बंदर पॉक्स कहें या मंकी पॉक्स, ठीक है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हिंदी में हुआ है, बंदर हो गया है। वैसे इसे मंकी पॉक्स कहते हैं, या इसको एम पॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए एलिजा टेस्ट, या एलएनटी एम पीबीएक्स टेस्ट, या आरडीटी टेस्ट, या एनएस1 टेस्ट। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, एलएनटी एम पीवीएक्सवी टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स को जानने के लिए, ठीक है, एड्स या फिर टीबी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होती है ना, तो उसे बोलते हैं टीबी, जैसे हम बोलते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और आरएलटी टेस्ट ये मलेरिया के लिए होते हैं, ठीक है, मलेरिया के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो एमपॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। अगस्त 2024 में डब्ल्यूएच ने विशेष रूप से अफ्रीका में एमपॉक्स के मामले में वृद्धि को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। ये पूछा जा सकता है कि भाई डब्ल्यूएच ने इसे कब घोषित किया था, अंतरराष्ट्रीय आपातकाल? तो ध्यान रखिए 2024 अगस्त में, ठीक है। वहीं डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय इसका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अगर हम बात कहें कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, टेड्रोस एथनोस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। ए प्रकाश राउत, बी रामचंद्र पौडेल, या सी केपी शर्मा ओली, या डी पुष्प दहाल प्रचंड। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए, प्रकाश सिंह राउत को अभी हाल ही में इस पद पर नवाजा गया है, यहाँ प्रकाश सिंह राउत। वहीं रामचंद्र पौडेल की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। और केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे ये थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अभी ना ये 65 वर्ष की आयु में विशुंभर प्रसाद श्रेष्ठ की सेवानिवृत्ति, मतलब इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे विशुंभर प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गई इनकी। अच्छा, ये बताइए भारत में रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है?
इनकी रिटायरमेंट एज क्या है? रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस की, ये बताइए, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए नेपाल से जुड़े सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास और सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया है। गाय यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? ए चाइना, बी ताइवान, सी जापान या डी सिंगापुर? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी ताइवान में इसका आयोजन किया गया अभी इसी वर्ष, ध्यान रखिएगा, सितंबर के महीने में। और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा है ना, वो वैष्णवी पवार ने, जिन्होंने इस प्रथा में 2024 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीत के भारत का गौरव बढ़ाया, ये ध्यान रखिएगा। वहीं भारतीय टीम जिसमें वैष्णवी, प्रांजल, थोलिया और उन्नत शामिल थे, इन्होंने दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में हराया था। ये प्रश्न आ सकता है किसको हराया था? कि दक्षिण कोरिया को, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया? ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम हैं उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिन ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? हैदराबाद, तेलंगाना। दुनिया का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। पहले ऑनलाइन स्थल संग्रहालय बनेगा कहां? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अलापुज्जू में, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो स्पार्क नाम है, ठीक है। देश का पहला फिश म्यूजियम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां बनाने जा रही है? पश्चिम बंगाल में। देश का पहला, अच्छा अगर पहला कहां पर है? पहला पनडुब्बी संग्रहालय है तिरुवनंतपुरम में। दूसरा कहां पर है? ये देखो, ध्यान रखिएगा, दूसरा है संग्रहालय पश्चिम बंगाल। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहां पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा कहां पे? तमिलनाडु के तंजावुर में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहां बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली में। नाम क्या होगा? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। ये जो द्वारका है ना, वहां पर बनेगा, द्वारका, दिल्ली का। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां खुलेगा? हैदराबाद, तेलंगाना। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे? मसूरी, उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ है? नई दिल्ली। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। इंडिया का पहला संकन म्यूजियम, संकन म्यूजियम जो कहते हैं जो पृथ्वी में के नीचे हो, ठीक है, पृथ्वी इन द सेंस ऑफ ये बेसमेंट जिसे कहते हैं ना, उसमें बना हो, दिल्ली में बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए विनोद चोपड़ा, बी राजकुमार हिरानी, सी करण जौहर या डी अमिताभ बच्चन? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी राजकुमार हिरानी को अभी हाल ही में किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये से 2023 का सम्मान है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट अभी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी अनाउंसमेंट हुई है इसकी। तो इसी के साथ आइए जितने भी अवार्ड्स हैं उन सबको हम यहाँ रिवाइज कर लेंगे। ये है राजकुमार हिरानी, इनकी मूवीज आपने देखी होगी ना, बहुत सारी हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए, जैसे सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया गया है। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया। देखिए, कई लोग जिनको ये प्रश्न याद होगा ना, जो डेली सेशन देख रहे हैं, वो लोग कहेंगे सर क्या डेली आप रिवाइज कर, नहीं, ये मैं कह रहा हूं, आप इसमें देखिए कितने सारे हैं ये, इनमें अगर आप डेली इसको रिवाइज करना कभी भूलेंगे नहीं, और हमेशा ये सब आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो KISS मानवाधिकार पुरस्कार रतन टाटा को 2024 का, 2023 का बिल गेट्स को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया था।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबेल प्राइज बोलते हैं, आलोक शुक्ला को दिया, छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी एंडरसन को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जेनी एर्पनबेक को दिया गया था, उनकी जो बुक है ना कैरोस के लिए, ट्रांसलेटर इसके माइकल हैफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर इसे कहा जाता है, 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हयायो मिकाजी को दिया गया है। विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार पावले रवि सुब्बा राव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का पहला पुरस्कार था, दिन मतलब स्टार्टिंग हुई थी, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। टेबल पुरस्कार इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल तलाग्रैंड को दिया गया है। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया, जो कि कहां के हैं, जापान के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस कब मनाया जाता है? सेरेब्रल प्लासी क्या होती है पता है आपको? सेरेब्रल प्लासी एक तरह की मिर्गी है ना, उसे वो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 9 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर? तो ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष 6 अक्टूबर को सेरेब्रल प्लासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सेरेब्रल प्लासी डे 6 अक्टूबर, याद रखिएगा। तो विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस 2024 की थीम क्या है? जागरूकता बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट रूप से सीपी विषय के तहत विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अक्टूबर के डेज हैं उनको रिवाइज करें, जैसे वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वेजिटेरियन मतलब जो लोग घास फूस नहीं भैया, सब्जी फलहार ये सब खाते हैं ना, जिसे कहते हैं वेजिटेरियन, ठीक है, मांस मदिरा नहीं खाते हैं लोग। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे गांधी जी। 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी, इस दिन जर्मनी यूनिफाई हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस और 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, मतलब विश्व पर्यावास दिवस। भाई पर्यावास का मतलब क्या होता है? घर, ये देखिए घर, घर जिसे कहते हैं ना, मकान और घर में फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा, मकान और घर में फर्क होता है। घर होता है जो लोगों से बनता है, मकान ईंटों से बनता है, ठीक है। एक कुटी जो होती है ना, उसके नीचे भी अगर घर में लोग प्यार से रह रहे हैं तो उसे घर कहते हैं। मकान तो कुछ भी होता है, हम मकान किराए पे देते हैं, घर नहीं देते, है ना। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, मतलब भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की? ए गुजरात, बी केरल, सी झारखंड या डी उड़ीसा? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, गुजरात में अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है, ठीक है। तो अदानी ग्रुप ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ब्लेंडिंग परियोजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में पाइल्ड प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को 2 से 3% मिश्रण के साथ शुरू की गई है, ताकि उत्सर्जन को कम किया जाए, मतलब CO2 को ना ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2070 तक हमारा लक्ष्य है इसको पाने का, ठीक है। इसी के साथ हाइड्रोजन पे सारे प्रश्नों को हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार मिराई किसने बनाई? टोयोटा ने। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उपयोग स्थापित होगा कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर में। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था? जनवरी 4, 2022। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया, जिंदल स्टेनलेस हिसार ने। देश का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ था? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां शुरू हुई थी? हरियाणा में, वंदे मेट्रो नाम। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं हेनरी कैवेंडिश, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला डिलक्स हाइड्रोजन फेरी क्या है? नॉर्वे में शुरू हुई, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 ट्रक बनाया है रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर है? असम ने, रिलायंस ने बनाया। भाई रिलायंस के शेयर्स ले लो, मैं फिर कह रहा हूं, इनके शेयर्स खरीद लो। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगी? पुणे में। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा, किसने? साउथ कोरिया ने, सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं ये भी पता होना चाहिए, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, 3 होते हैं भैया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने वसोरब्ज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान या डी गुजरात?
इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में भी इसका परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने 3 से 4 अक्टूबर के बीच 2024 को राजस्थान के पोखरण पोखरण में क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के वी-100 इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है क्या है ये भी। तो 3 उड़ान परीक्षण किए हैं जो कि पूरा सफल रहा। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर बी कामत। और कब हुआ था इसकी स्थापना, 1958। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेंचस जनजाति भारत में कहां पाई जाती है, ए आंध्र प्रदेश, बी नागालैंड, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल। इसका सही उत्तर है ए, आंध्र प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अभी न्यूज में थी इसलिए मैं यहाँ प्रश्न में डाला हुआ है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं जो न्यूज में होते हैं। तो आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई जो जंगल है ना, ये भी प्रश्न आ सकता है, नल्ला मलाई हिल्स कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा मुख्यतः तेलुगु है। इनकी स्थिति क्या है, तो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, अच्छा, अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल क्या है और शेड्यूल क्या है, तो ध्यान रखिए शेड्यूल 6 और आर्टिकल आप बताएंगे। अर्थव्यवस्था क्या है, व्यापारियों और सरकारी सहकारी समितियों के बीच अल्प आय के लिए उन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। शिकार, धनुष, तीर और छोटे चाकू का उपयोग करते हैं। नेतृत्व, तो इनके जो लीडर होते हैं ना, इनके जो लीडर होते हैं उनको पद्दामनीशी बोला जाता है। ध्यान रखिए, ये गांव के बुजुर्ग सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हैं और गांव के मामलों में उनकी सलाह अंतिम होती है। कोई कोर्ट वोट नहीं जाते हैं लोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, फिर से याद कर लीजिएगा। सीएम यहाँ के चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बिकॉज जब आप शेयर करेंगे ना, तो समझ जाएंगे आप उनकी कितनी केयर करते हैं। थैंक यू।